आज हमें डिप्लॉयमेंट सेट देखना है और मैं सर्वर में जाके लॉगिन करूंगा और मैं आज आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसमें आपको जितना भी आप प्रोविजन कर रहे हो वो सारा काम आप बेसिकली क्लाउड इनिट से कर सकते हो। ठीक है, सो क्लाउड इनिट पीपीटी में जाना और क्लाउड इनिट आपको लिखना है। क्लाउड इनिट क्लाउड इनिट एक ऐसा टूल है जिसमें आप सर्वर फॉर्मेट करते समय क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट आप रेडी कर सकते हो कि भाई सर्वर फॉर्मेट कर दिया और क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट आपने अगर रेडी करी तो आप क्या कर सकते हो, जो जो चीजें आप चाहते हो कि ये इंस्टॉल हो जाए मेरे फॉर्मेट होने के बाद, क्योंकि सर्वर फॉर्मेट कर रहे हो, सर्वर के अंदर जा रहे हो, एपीटी कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, kubectl इंस्टॉल कर रहे हो, क्लस्टर बना रहे हो, बहुत सारा काम आपको डेली मैनुअल करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है भाई? करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि सर फॉर्मेट आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फॉर्मेट करने के दौरान क्या ऐसी कोई फैसिलिटी है हमारे पास या ऐसा कोई ट्रिक है जिसमें मैं जितना भी ये चीजें मैनुअल कर रहा हूं ये सारा काम हो जाए हमारा? कौन सा? ये यहां पर आप देखो, सर्वर के अंदर जा रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो, डॉकर कंपोज कर रहे हो, K3D इंस्टॉल कर रहे हो, क्लस्टर सेटअप कर रहे हो और kubectl इंस्टॉल कर रहे हो। ये हर दिन करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? हर दिन करना पड़ रहा है और हर दिन के लेक्चर में हमारा कम से कम 2 से 5 मिनट 10 मिनट इसी सेटअप में चले जाता है। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि सर मैं कंट्रोल पैनल में मैं लॉगिन करूं और फॉर्मेट करूं और जैसे ही मैं सर्वर में लॉगिन करूं मुझे ये सारे टूल रेडीमेड मिल जाए, इंस्टॉल्ड मिल जाए, किसके साथ में? फॉर्मेट के साथ में। तो वो तरीका क्या है? क्लाउड इनिट। सो क्लाउड इनिट इज अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट। स्टार्टअप स्क्रिप्ट का मतलब कि जैसे ही सर्वर फॉर्मेट होके फर्स्ट टाइम बूट होगा उस समय आपको क्या क्या चीजें रेडी चाहिए वो चीज आप कहां दे सकते हो? क्लाउड इनिट में दे सकते हो। तो आज मैं दोबारा से सर्वर फॉर्मेट करके वही प्रोसेस नहीं करने वाला हूं। आज मैं सर्वर फॉर्मेट करूंगा मगर विद द हेल्प ऑफ क्लाउड इनिट और क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट में रेडी कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आज वो आपको पूरा बताना चाहता हूं। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, अगेन फॉर्मेट बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन यहां पर आप देखोगे ओएस कौन सा चाहिए आपको, पासवर्ड जो आपको देना है वो आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड यही दिया, कॉपी किया, ये पासवर्ड मैंने यहां पर दे दिया। इसमें यहां पर ये कुछ टैब्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है ना? एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, एक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन और एक एडवांस इमेज इंस्टॉलेशन। इस एडवांस इमेज इंस्टॉलेशन में एक यहां पर आपको क्या सेक्शन मिल रहा है? क्लाउड इनिट। मतलब सर्वर फॉर्मेट होने के साथ साथ कुछ मुझे सेटअप भी करना है उसमें, तो मैं कैसे कर सकता हूं? क्लाउड इनिट के थ्रू कर सकता हूं। आगे चल के जब क्लाउड इनिट से ज्यादा एडवांस इंडस्ट्री में अभी यूज हो रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है, सो यहां पर हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अगर आप लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, तो आगे चल के क्लाउड इनिट एक बेसिक टूल है जो डेवऑप इंजीनियर को आना चाहिए, मगर डेवऑप की फील्ड्स में आगे चल के आपको अनसिबल या फिर शेफ या फिर पपेट ये टूल यूज करना है। जैसे ही सर्वर फॉर्मेट होगा, फर्स्ट टाइम रिबूट होगा और आपको कुछ सेटअप करवाना है तो प्रोडक्शन के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे? सीएम टूल यूज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ठीक है ना? सबसे ज्यादा फोकस हम आगे चल के डेवऑप में अनसिबल पे करेंगे। बट इसका बिल्कुल लो लेवल पर हम ऐसा क्या यूज कर सकते हैं कि सर्वर फॉर्मेट होते ही हमारे पास रेडीमेड इंस्टॉलेशन मिल जाए अपने स्क्रिप्ट के? दैट इज क्लाउड इनिट। So first of all, we will learn the cloud init and then cloud init के बाद में हम सीखेंगे आगे चल के Ansible। तो क्लाउड इनिट का एडवांस वर्जन क्या हो गया? Ansible, जो कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है कि जैसे ही कोई सर्वर फॉर्मेट होता है, फर्स्ट टाइम बूट होता है, उस समय आपको क्या क्या पैकेजेस चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, वो सब के सब आप किधर डिफाइन कर सकते हो? Ansible में डिफाइन कर सकते हो या पपेट में डिफाइन कर सकते हो या फिर शेफ में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन टूल पे नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टूल पे जा रहे हैं। दैट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टूल इज क्लाउड इनिट। क्लाउड इनिट,
इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। इनिट का क्या मतलब होता है? इनिशियलाइज करना। सो क्लाउड इनिट का हो गया। ठीक है, सो यहां पर हम गए और पर्टिकुलर उबंटू ले लिया, पासवर्ड ले लेता हूं मैं। यहां पर ये मैंने पासवर्ड लिया, ये एडमिन का पासवर्ड मैं यहाँ से ऐड एंड स्टोर बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपना पासवर्ड ले लेता हूँ, पासवर्ड का नाम सेट कर देता हूँ माय पासवर्ड। ठीक है ना, और ये पासवर्ड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, सेव किया, और मेरा पासवर्ड माय पासवर्ड स्टोर है। ठीक है ना, इस नाम में ही मैंने अपना ये वाला पासवर्ड स्टोर कर दिया। ठीक है ना, इस पासवर्ड को मैंने क्या नाम दे दिया है, इधर जाके मैंने माय पासवर्ड नाम दे दिया है। ठीक है ना, माय पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट आपको क्या सेटअप करवानी है, तो कुछ कुछ रेडी क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट अवेलेबल है कि भाई आप सर्वर फॉर्मेट होते ही ओपन क्लाउड आपको इंस्टॉल करना है, N8N वर्कफ्लो एआई एजेंट करना है, इसको बिटकॉइन का आपको माइनिंग सर्वर बनाना है, कि क्या करना है, उसकी कुछ रेडीमेड क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट ड्रॉप डाउन में है। मगर इस रेडीमेड के अलावा हम खुद लिखना चाहते हैं अपनी कस्टम क्लाउड इनिट, हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी लिस्ट बना लो कि आप क्या क्या कमांड आप चलाते थे सर्वर में लॉगिन करने के बाद, तो वो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। सबसे पहले ही सर्वर में आप एंटर करते ही क्या कर रहे थे भाई, एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड डैश वाई। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, उसके बाद आप डॉकर इंस्टॉल कर रहे थे और डॉकर कंपोज। तो भाई डॉकर और डॉकर कंपोज आपकी स्क्रिप्ट ले लो यहां से आप, instructions.txt। ठीक है ना, instructions.txt यहां पर गए, ये पूरी इंस्ट्रक्शंस मैंने ली, ये कॉपी कर ली, यहां पर मैं पेस्ट कर लेता हूं। भाई ये जीपीटी से हम उसकी क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट प्रिपेयर करवा लेंगे, करनी नहीं है, करवा लेंगे, उसका क्या फॉर्मेट, बट हमें कमांड तो देनी पड़ेगी ना कि भाई पहले नंबर पे ओएस अपडेट कर लो, फिर दूसरे पे डॉकर इंस्टॉल कर लो, तीसरे पर आप क्या कर लो, तीसरे पे आप अपना ये इंस्टॉल कर लो K3D। समझ में आ रहा है? सो K3D इंस्टॉल कर लो, ये K3D मैंने कर्ल वाली कमांड दे दी उसको, तो ये लास्ट में K3D कर लिया। K3D इंस्टॉल होने के बाद हमें kubectl करना है। सो kubectl इंस्टॉल करने के लिए kubectl किससे कर रहे थे, स्नैप इंस्टॉल kubectl डैश डैश क्लासिक, और उसके बाद क्लस्टर फॉर्म कर रहे थे। एक क्लस्टर बना ही लो साथ साथ में कि यार मैं जैसे ही सर्वर फॉर्मेट होगा मुझे रेडीमेड क्या मिल जाएगा, अपना क्लस्टर भी रेडीमेड मिल जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वो कमांड भी हमने क्लस्टर फॉर्मेट करने के लिए भी कमांड लिख दी, K3D क्रिएट क्लस्टर और प्रॉड और डैश सर्वर एक एजेंट एक, और पोर्ट मैपिंग मैंने किया 8080:80 लोड बैलेंसर। समझ में आया? ये पूरी स्क्रिप्ट मेरी रेडी हो गई कि नहीं हो गई? अब ये इतनी स्क्रिप्ट चलाने के लिए, इतनी स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने के लिए मुझे कम से कम 10 मिनट लग जाते थे। तो मैं क्या करूंगा, ये सारी के सारी स्क्रिप्ट मुझे कहाँ देनी है, अपने सर्वर कंट्रोल प्लेन में क्लाउड इनिट में। तो क्लाउड इनिट में आप डायरेक्ट यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते हो भाई, यहाँ पर चलती है यामल फॉर्मेट का सिंटेक्स चलता है क्लाउड इनिट के अंदर। जो ये इंस्ट्रक्शन ये वाला जो दे रखा है, ये किस टाइप का इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगा, ये यामल सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं चैट ओपन किया और चैट से हम क्लाउड इनिट सपोर्ट यामल फॉर्मेट, मैंने उसको पूछा कि भाई ये जो टेक्स्ट एरिया जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर में मुझे क्या टाइप करना है, तो मैंने पूछा कि भाई क्लाउड इनिट क्या यामल फॉर्मेट सपोर्ट करता है? बिल्कुल करता है। उसने बोल दिया यस। सो क्लाउड इनिट की कॉन्फ़िगरेशन ये कर रही है। अब मैंने इसको बोला, ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिए, और प्लीज प्रिपेयर अ क्लाउड इनिट स्क्रिप्ट टू सेटअप K3D क्लस्टर। ठीक है ना, मैंने उसको सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए क्योंकि कमांडें तो पता होनी चाहिए। सारी कमांड मैंने जीपीटी को दे दी, भैया इस तरीके से मेरे को ये करना है। इसने मेरे को पूरा यामल वाला सिंटेक्स दे दिया। ठीक है ना,
तो ये यामल वाला सिंटेक्स दे दिया। इस पूरे यामल वाले सिंटेक्स को आप देखेंगे, शुरुआत हो रही है हैश क्लाउड कॉन्फिग से, ये डिक्लेरेशन है, तो ये देना पड़ेगा। होस्ट नेम क्या रखना है, पैकेज नेम क्या है, एपीटी अपडेट और अपग्रेड को इन इंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। पैकेजेस जो आपको चाहिए, सीएमडी, डॉकर इंजन, सब कुछ उसने सिस्टमेटिकली कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और आपको इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब फायदे वाली बात क्या है कि सर्वर फॉर्मेट होगा, ये सर्वर फॉर्मेट हो रहा है। यहां से सर्वर की आईपी लिया, कंट्रोल आर प्रेस किया, सीएमडी पर गया, फुल स्क्रीन किया, पिंग सर्वर की आईपी -t, ये मेरे पास रिप्लाई आना बंद हो जाएगा। उस दौरान मेरा सर्वर क्या हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट होते ही जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा तो वो क्लाउड इनिट की जितनी भी स्क्रिप्ट मैंने डिफाइन कर रखी है वो सारी उसके अंदर इंटरनली धीरे धीरे एक एक करके एग्जीक्यूट होगी बैकग्राउंड में। अब कहाँ होगी उसका लोकेशन मैं अब आपको बताने वाला। तो पहले तो मैं सर्च कर लेता हूं भाई, क्लाउड इनिट कहाँ गया मेरा, क्लाउड इनिट सर्च कर लेता हूं। सो क्लाउड इनिट, ठीक है। सो ये वो लोकेशन है, 577 नंबर की शीट पर मैंने कुछ लोकेशन दे रखी है कि एक फाइल बनती है क्लाउड इनिट डॉट लॉग नाम की फाइल बनती है। तो जैसे ही सर्वर फॉर्मेट होगा और आपके सारे जो इंस्ट्रक्शन है भाई, डॉकर इंस्टॉल होगा, डॉकर कंपोज इंस्टॉल होगा, K3D इंस्टॉल होगा, क्लस्टर सेटअप होगा, kubectl इंस्टॉल होगा, तो ये सारी जो इंस्टॉलेशन चल रही होगी बैकग्राउंड में उसका आपको रियल टाइम में पता करना है। तो आप इस वाली फाइल को, क्लाउड इनिट लॉग फाइल को आप क्या कर सकते हो, टेल करके चेक कर सकते हो। सो टेल कमांड क्या करती है, टेल का मतलब होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड मतलब ऊपर और टेल मतलब नीचे, पूंछ, पूंछ कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है ना, तो उसको टेल बोला जाता है। तो टेल से क्या होगा, अगर आपके पास कोई फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल में अगर ऊपर ऊपर का कंटेंट पढ़ना है, उस फाइल का ऊपर ऊपर का कंटेंट पढ़ना है तो कमांड क्या चलाओगे, हेड। और उस टेक्स्ट फाइल का अगर आपको नीचे नीचे का कंटेंट पढ़ना है तो कमांड कौन सी चलाओगे, टेल कमांड चलाओगे। तो बस रिप्लाई देख लेते हैं, ये रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम सर्वर में लॉगिन करेंगे, सर्वर में लॉगिन कर लेते हैं हम। सीएलएस किया मैंने, ssh-keygen, क्योंकि ये बार बार मेरे को वो वार्निंग वाली एरर आती है, तो मैं यहाँ से सर्वर को क्या कर लेता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। फटाफट में गया सर्वर पर, ये मैंने किया ssh यूजर नेम @ सर्वर की आईपी किया, इंटर किया और यस किया मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जाके अपना पासवर्ड ले लेता हूँ। भाई पासवर्ड मैंने वही सेटअप कर रखा है, पासवर्ड ये रहा, ये सर्वर का पासवर्ड ये रहा, कॉपी किया और पेस्ट किया, एंटर किया, सर्वर में एंटर एक बार और कर लो। नहीं, माय पासवर्ड नेम है। ये क्लाउड इनिट जो है ना, ये थोड़ा क्रॉस टाइम लगाती है, वो स्क्रिप्ट होने के बाद वो शायद उसको अपडेट करता है, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, सो ये पासवर्ड, मान लीजिए अगर कभी पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं एक बार इसमें रीसेट कर लेता हूँ। और यहाँ से पासवर्ड, मेरे को कुल मिला के आपको, मतलब कुल मिला के अभी सर्वर रेडी नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसको होने देते हैं थोड़ी देर। और
इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा काय का, आप जाओगे कंट्रोल पैनल के अंदर और आपको मिलेगा यहां पर पर्टिकुलर रीसेट पासवर्ड। इशू आ गया है और मैं एक बार वो ट्राई करके देख लेता हूं, अदरवाइज फिर मैं ये सर्वर में लॉगिन किया, मैंने राइट क्लिक किया, पासवर्ड एंटर किया और अलाउ कर दे, नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ सर्वर में दिक्कत आ रही है ना, अदरवाइज ये पैनल चल जाता। एंटर द पासवर्ड विदाउट सेविंग, तो ये कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, क्रिएट और रीसेट क्रीडेंशियल। ठीक है ना, कभी पासवर्ड भूल भी जाओ आप या काम नहीं करे तो आप पासवर्ड को अपने सर्वर कंट्रोल पैनल से क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। ये मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो मेरा पासवर्ड अब काम करने लग जाना चाहिए। CLS किया, सर्वर में लॉगिन किया, प्रॉपर पासवर्ड कॉपी किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया। अब ये चूंकि हमने क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट चला रखी ना अंदर ही अंदर बैकग्राउंड में, तो ये जो पासवर्ड चेंज वाले प्रोसेस तभी होगा जब वो आपका पूरा क्लाउड इनिट का स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को आपको कम से कम 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ट्राई करोगे ना तो ये काम करने लग जाएगा। तुरंत आप ट्राई करोगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में अभी आपकी क्या चल रही है, क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट चल रही है। तो ये अभी पासवर्ड अपडेट वाला प्रोसेस इनकम्प्लीट हुआ है, इसलिए लॉगिन नहीं करने दे रहा है अपने। अभी मैं थोड़ा ट्राई करता हूं। और क्लाउड क्लाउड इनिट में बाय डिफॉल्ट यूजर क्या आ रहा है, एडमिन। तो आपको लॉगिन कैसे करना है, एडमिन से करना है। और हम लॉगिन कैसे कर रहे हैं, हम रूट से कर रहे हैं। समझ में आया? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट क्लिक किया, हो गया। गलती हमने क्या किया, जब क्लाउड इनिट हम फॉर्मेट करते हैं तब यूजर किस टाइप का आ जाता है, एडमिन नाम का एक नॉर्मल यूजर बन जाता है। तो भाई आप देखना, अगर आपके प्रॉम्प्ट में डॉलर आ रहा है तो आप कौन हो, नॉर्मल लाइनेक्स के यूजर हो। अगर आपके उस पे प्रॉम्प्ट में हैश आ रहा है तो आप किस टाइप के यूजर हो, सुपर यूजर हो। तो यहां पर देखना, अब सुडोसु क्या आ गया, किस टाइप का सिंबल आ रहा है, हैश। हु एम आई एम रूट। समझ में आया? सो ये क्लाउड इनिट से ये किया। अब मैं यहां पर आके इस कमांड को टेलएफ करूं, ये देखना, ये देखना, ये क्लाउड इनिट में आपके बहुत सारी चीजें आपको यहां पता चलेगी। ठीक है, यहां से मैं चेक कर लेता हूं कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, जैसे क्या K3D इंस्टॉल हुआ है क्या। देखा, K3D करके अगर मैं K3D वर्जन करूं तो ऑटोमेटिकली K3D आ गया। भाई कैसे आ गया, मैंने तो सर्वर फॉर्मेट करके डायरेक्ट सर्वर के अंदर जाते ही मुझे क्या मिल गया, K3D मिल गया। क्या जाते ही मुझे क्लस्टर मिल गया कि नहीं मिल गया, K3D क्लस्टर लिस्ट। और भाई ये तो कमाल हो गया। और क्यूबसीटीएल वर्जन, क्यूबसीटीएल वर्जन, ये भी कमाल हो गया। समझ में आ रहा है? सो क्लाउड इनिट इज अ कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। समझ में आ रहा है कि सर्वर फॉर्मेट होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ एडिशनल कुछ मेन कंपोनेंट अगर आपको इंस्टॉल करने हैं, कोई
कोई डॉकर इंस्टॉल करना है, कुबरनेटिस इंस्टॉल करना है, कोई कमांड लाइन टूल इंस्टॉल करना है, सारा के सारा आप बेसिक लेवल पर किधर लिख सकते हो, क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। मगर डेवऑप के अंदर बेसिक लेवल का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट काम नहीं आएगा। अपने को आगे चल के 10-15 दिन बाद हम पपेट सीखेंगे, एंसिबल सीखेंगे या शेफ सीखेंगे। वो एक स्टैंडर्ड तरीका है कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करने के लिए। अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की सिस्टम में चीजों को इंस्टॉल करना, पैकेजेस को इंस्टॉल करना क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कहलाता है। मैंने ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए, मगर मैंने एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज किया कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड इनिट यूज किया मैंने बेसिक यूज किया। तो ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि हाँ बेसिक लेवल पे क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल कौन सा होता है, दैट इज क्लाउड इनिट। और ये शायद में सर्वर को आप फॉर्मेट करना, फॉर्मेट करते ही सर्वर में जैसे ही आप लॉगिन करोगे इसको तुरंत टेलएफ कर देना, तो आपको वो पूरा दिखाई देगा कि भाई वो K3D इंस्टॉल हो रहा है, kubectl इंस्टॉल, सारी चीजें आपको लॉग में दिखाई देगी। हालांकि मैंने लॉगिन करने में थोड़ी देर कर दी, इसलिए वो लॉग्स ऊपर की ओर चले गए, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, ऊपर का पार्ट हेड है, नीचे का पार्ट टेल है। तो जैसे जैसे टेक्स्ट जाता जाएगा ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने डैश एफ कर रखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट है ना, शायद 50 लाइन लास्ट की बताता है। टेल एफ इस कमांड में, अगर टेल कमांड में बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस बताता है, 50 या 20 या 100, तो आप देख लेना डिफॉल्ट कितनी बताता है, बट वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। समझ में आया? अब मैं क्लाउड इनिट कभी कभी सर्च करता हूं तो ये आता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर ले जा रहा हूं और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं क्लाउड CLOUD क्लाउड इनिट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्लाउड इनिट। अब आप पीपीटी में कहीं पे भी जाओगे, क्लाउड इनिट आप लिखो, CLOUD क्लाउड इनिट आप लिखोगे और इंटर करोगे, तुरंत आप उस शीट पर चले गए। ठीक है ना, तो ये कोई सीखने की बात नहीं है, बट मैं आपको बता रहा था कि आप सर्च करके आप तुरंत क्लाउड इनिट पर जा सकते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई। दूसरा बात मुझे आपको वर्कलोड के बारे में बतानी थी। वर्कलोड, अब वर्कलोड हमारे पास, हमने प्रीवियस क्लास में कौन सा वर्कलोड देखा, रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट में हमें नंबर ऑफ कॉपीज हम मेंटेन करते हैं। चलिए यहां पर हम गए और CD किया, PWD। चूंकि मैं रूट हूं तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में काम करना पसंद करूंगा। MKDIR 9 अप्रैल 2026, लेट्स गो इनटू द 9 अप्रैल। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर एक क्लस्टर सेटअप करना है। सो क्यूब CTL गेट नोड, तो मेरे इस पर्टिकुलर इसमें मेरा API सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं K3D क्लस्टर, K3D क्लस्टर लिस्ट, K3D क्लस्टर लिस्ट, K3D kubectl config get context। ठीक है ना, तो देखो क्लस्टर सेटअप तो हुआ, मगर आधा अधूरा, बीच में कॉन्टेक्स्ट आया ही नहीं। जैसा कि अभी पिछले 2 दिन की क्लास में क्या हो रहा था, मैं 3 क्लस्टर सेटअप कर रहा था, डेव, स्टेज और प्रॉड। प्रॉड में वो क्लस्टर रुक जाता था, तो मेरा क्या नहीं बन पाता था, कॉन्टेक्स्ट नहीं बन पाता था। कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है, इसीलिए मेरा API सर्वर भी काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, क्लाउड इनिट मेरे को थोड़ा बहुत समझाना था, समझ गए। अभी इस क्लस्टर को डिलीट करके मैनुअल बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या नहीं हुआ है, क्लस्टर प्रॉपरली सेटअप नहीं हुआ है। सो K3D क्लस्टर डिलीट और प्रॉड, मैं अपने प्रॉड क्लस्टर को क्या कर रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। K3D क्लस्टर क्रिएट प्रॉड, सर्वर कितना चाहिए, 1 चाहिए। एजेंट कितने चाहिए मुझे, एजेंट भी 1 चाहिए। मैं पोर्ट मैपिंग कर लेता हूं, 8080:80 लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर, ये मैंने किया। अब आप देखना
क्या प्रॉपरली मेरा क्लस्टर सेटअप हो रहा है? दिखाई तो दे रहा है, इसको होने देते हैं। जब तक कंप्लीट मैसेज नहीं आएगा ना क्लस्टर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तब तक हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना? ये देखो, नाउ यू कैन यूज लाइक दिस, क्लस्टर प्रॉड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज आपके क्लाउड इनिट की जो लॉग फाइल है उसमें भी नीचे नीचे आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है, बीच में स्क्रिप्ट कहीं पर अटक गई, तो भी आपका क्लस्टर आधा अधूरा सेटअप हुआ होगा। तो थोड़ा आप कोशिश करना, क्लाउड इनिट के थ्रू आप सेटअप करके देखना, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्लाउड इनिट को अपने को समझना था, वो हम समझ गए। अब K3D क्लस्टर, K3D क्लस्टर लिस्ट, क्लस्टर दिखाई दे रहा है मुझे कि मैंने अपना क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप कर दिया है। अब मैं अपना कॉन्टेक्स्ट भी चेक कर लूं, क्योंकि यहां पर अगर क्यूब सीटीएल गेट नोड्स करूं, अगर मेरी एपीआई फेल हो जाए, देखो एपीआई काम कर रही है, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट सेट हुआ होगा। क्यूब सीटीएल कॉन्फिग गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर चूंकि प्रॉड में हूं, तो प्रॉड नेम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। क्यूब सीटीएल क्रिएट एनएस प्रॉड क्यूब सीटीएल गेट एनएस, ये मेरा नेम स्पेस आ गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं अपना नेम स्पेस सेट कर दूं। बाय डिफॉल्ट अभी डिफॉल्ट आ रहा है, सो क्यूब सीटीएल कॉन्फिग सेट कॉन्टेक्स्ट प्रॉड, अब मेरा कॉन्टेक्स्ट का नाम K3D प्रॉड है, और डैश डैश नेम स्पेस इक्वल्स टू प्रॉड, ये हुआ। और पर्टिकुलर मैंने गेट एनएस किया, और अपना कॉन्टेक्स्ट चेक करूं मैं, पर्टिकुलर गेट कॉन्टेक्स्ट, तो मेरा अपना कॉन्टेक्स्ट भी सेट हो गया प्रॉड, ठीक है। चलो अब अपना बनाते हैं एक रेप्लिका सेट। क्यूब सीटीएल एपीआई रिसोर्सेज, एपीआई रिसोर्सेज, इस कमांड में आप देखना रेप्लिका सेट के लिए शॉर्ट फॉर्म हम आरएस यूज करते हैं, ठीक है ना। सो और वो किस एपीआई वर्जन को बिलोंग करता है? app/v1। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं डिप्लॉयमेंट्स। डिप्लॉयमेंट्स भी किस एपीआई वर्जन में बिलोंग करता है? वो भी app/v1 को बिलोंग करता है। तो ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो मैं एक रेप्लिका सेट बना लेता हूं, विम रेप्लिका सेट डॉट यामल, स्केप कॉलन w इंटर सेव किया मैंने, ls-l किया, तो मेरी rs डॉट यामल बन गई। और एक और मैं बना लू विम डिप्लॉय डॉट यामल, स्केप कॉलन w इंटर सेव किया, ls-l किया, भाई दोनों ही फाइल बन गई। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिप्लॉय। रेप्लिका सेट से स्टार्ट कर लेते हैं, रेप्लिका सेट से स्टार्ट करते हैं। rs डॉट यामल, हमारी यामल फाइल का टॉप लेवल स्ट्रक्चर, सबसे पहला कंपोनेंट एपीआई वर्जन। अब रेप्लिका सेट किस एपीआई वर्जन पे बिलोंग करता है? apps/v1, क्योंकि मैंने अभी कमांड में आपको बता दिया था कि भाई यही देना पड़ेगा अपने को। फिर काइंड, किस टाइप का, काइंड मतलब टाइप, किस टाइप का क्यूबरनेटिस रिसोर्सेज, विच काइंड ऑफ क्यूबरनेटिस रिसोर्सेज यू वांट टू क्रिएट? वी वांट टू क्रिएट रेप्लिका सेट, रेप्लिका सेट, रेप्लिका सेट। उसके बाद मेटा डेटा, उसके बाद स्पेक, ठीक है। मेटा डेटा में आप क्या दे सकते हो? अपना नेम दे सकते हो, यहाँ पर नेम दिया माय RS1, थोड़ा शॉर्ट नेम ले लो, माय pod1 pod2 pod3, माय pod1 pod2 pod3, माय रेप्लिका सेट 1 2 3, माय डिप्लॉयमेंट सेट, ऐसे कुछ करके अपने अपना नाम दे दो। अब स्पेक्स पर आए, स्पेक्स पे यहाँ पर हमें अपना एक इसको मैंने कैट किया, RS किया, ये मेरा आया। और पर्टिकुलर यहाँ पर मैं एक बेसिक सेटअप करवा देता हूं। सो सेटअप अ बेसिक रेप्लिका सेट फॉर
httpd:/latest विथ 3 काउंट, ठीक है ना। मैंने 3 काउंट के लिए इसको सेटअप करवा रहा हूँ कि मेरा अपाचे का एक पॉड आ जाए और उसके कितने काउंट आ जाए, 3 काउंट आ जाए। तो इसने यहाँ पर पूरा दे दिया। सो स्पेक के अंदर हमें यूज करना है रेप्लिकास। रेप्लिकास पहले टॉप लेवल के एलिमेंट याद रख लेते हैं। टॉप लेवल के एलिमेंट है रेप्लिकास, सिलेक्टर और टेम्पलेट, है ना। स्पेक के अंदर रेप्लिका, सिलेक्टर और टेम्पलेट। तो आराम से अपन लिखेंगे। मैं विम पे गया, rs.yaml, स्पेक के अंदर गया, स्पेक के अंदर गया, रेप्लिकास, उसके बाद रेप्लिकास सिलेक्टर, हमारा सिलेक्टर होगा, सिलेक्टर, उसके बाद टेम्पलेट। तो ये उसके टॉप लेवल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब भी रेप्लिका सेट होगा हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो यहां पर मैंने इसको ले लिया कि भाई मेरे को यहां पर 3 चाहिए। सिलेक्टर, सिलेक्टर, सिलेक्टर में हमें ये जो 3 रेप्लिका आएंगे उनको हमें कुछ लेबल्स डिफाइन करने होंगे। और टेम्पलेट में हम वो डिफाइन करेंगे कि ये जो 3 पॉड आएंगे ये किस इमेज के आएंगे। तो हमें वहां पर टेम्पलेट डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी इमेज के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। सो टेम्पलेट वाले सेक्शन के अंदर अगेन मेटा डेटा और स्पेक वाले टॉप लेवल एलिमेंट आएंगे। अगेन मेटा डेटा एंड स्पेक, ये हुए। तो स्पेक में आपको पता है, पॉड में आप क्या लिखते थे, कंटेनर्स। फिर आप कंटेनर का नाम लिखते थे httpd1, और यहाँ पर इमेज कॉलन httpd कॉलन लेटेस्ट। और यहाँ पर आप क्या देंगे, पोर्ट्स देंगे। पोर्ट्स में आप अपना पोर्ट क्या डिफाइन करना चाहेंगे, कंटेनर पोर्ट 80, कंटेनर पोर्ट, यू विल डिफाइन कंटेनर पोर्ट 80। सो डैश कंटेनर पोर्ट 80 डैश कंटेनर पोर्ट कॉलन 80, ठीक है। सो ये मैंने पर्टिकुलर डिफाइन किया। अब ये जो मेरा httpd का कंटेनर बनेगा, इसका मुझे मेटा डेटा देना है। तो मेटा डेटा मतलब इसका कुछ मुझे लेबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कि ये http का ये लेबल है और ये यहाँ पर मुझे ये रेप्लिका सेट को ये दोनों मैच होने चाहिए। लेबल्स, लेबल्स कॉलन, और यहां पर आप उसको एक लेबल दे सकते हैं ऐप कॉलन httpd। सो इसको आप चाहे तो यहाँ पर माई ऐप कॉलन अनिल कुछ भी लिख दिया। तो माई ऐप कॉलन अनिल ये पूरा आपके लिए कंबाइंड क्या हो गया, एक प्रकार का लेबल हो गया। तो जो आप यहाँ पर दे रहे हो वो कि वही है, यहाँ पर आपको सिलेक्टर में भी देना है। सिलेक्टर में मैच लेबल्स कॉलन, सिलेक्टर के अंदर मैच लेबल्स, और जो नाम आपने वहां दिया है वो कि वही देना पड़ेगा, माई ऐप कॉलन अनिल दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पर भी कंटेनर का नाम भी आप उसको अनिल दे दीजिए, जो भी आपको अपना नेम देना है, ठीक है। तो ये मेरा रेप्लिका सेट का एक बेसिक यामल फाइल रेडी है। मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पर कैट किया मैंने rs.yaml और kubectl get rs। तब भी prod में कोई रेप्लिका सेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रेप्लिका सेट लिखूं तब भी वही आउटपुट, और रेप्लिका सेट्स लिखूं तब भी वही आउटपुट। कहने का मतलब है हर रिसोर्सेस की 3 कमांड होती है, प्लूरल, सिंगुलर और शॉर्ट एलियास दोनों का। मुझे शॉर्ट ही सही लगती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने यूज किया। अब आप इसको अप्लाई कर लो, kubectl get, अप्लाई करने के लिए kubectl अप्लाई -f, f से हम फाइल को स्पेसिफाई करते हैं rs.yaml। यहाँ पर मैंने इसको किया, हो गया। अब मुझे क्या चेक करना है, चूंकि ये डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट क्या क्रिएट करते हैं फाइनली, इट्स अ काइंड ऑफ वर्कलोड। और वर्कलोड हमेशा क्या डिफाइन करते हैं, पॉड्स डिफाइन करते हैं। kubectl गेट पॉड किया मैंने, और यहाँ पर आप देखिए मेरे तीनों पॉड रनिंग है, ठीक है। ये मेरे तीनों पॉड रनिंग है। अब कल हम गलती क्या कर रहे थे, इनको आप इंटरनेट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली उसके लिए पब्लिक
हाउ टू एक्सेस योर एप्लीकेशन एक्सटर्नली फ्रॉम ब्राउजर। ठीक है, सो उसके लिए आपको दो चीजें समझनी होगी। एक तो सर्विस समझना होगा और एक दूसरा आपको समझना होगा इनग्रेस। ठीक है, तो वो हम आगे चल के हम देखेंगे कि सर्विस और इनग्रेस के माध्यम से आप अपने पॉड को एक्सेस कर सकते हैं। जो अभी तक हम कल कर रहे थे वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमने क्या सेटअप नहीं कर रखा था, सर्विस सेटअप नहीं कर रखी और नहीं इनग्रेस सेटअप कर रखा। इन दोनों में से किसी एक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने पॉड को ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो, ब्राउजर से, यहां से। ठीक है, तो ब्राउजर से एक्सेस करने के लिए आपको पॉड को आपको प्रॉपरली क्या सेटअप करना पड़ेगा, सर्विस सेटअप करना पड़ेगा या फिर इनग्रेस सेटअप करना पड़ेगा। सो सर्विस एंड इनग्रेस आर क्यूबरनेट रिसोर्सेज विच अलाउ एक्सटर्नल ट्रैफिक टू रीच टू द पॉड। ठीक है ना। सो सर्विस और इनग्रेस क्यूबरनेटिस के ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी मदद से ब्राउजर से आने वाले ट्रैफिक को आपके पॉड तक पहुंचाने की जवाबदारी इन दो की है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने सर्विस के बारे में पढ़ा नहीं है, अभी तक हमने इनग्रेस के बारे में पढ़ा नहीं है। इसका मतलब हम अभी ब्राउजर से टेस्टिंग नहीं करेंगे, अभी हम जो कुछ भी काम करेंगे टर्मिनल से करेंगे। ठीक है, तो रेप्लिका सेट का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, एट ए टाइम जितना मैंने उसका डिफाइन कर रखा है, kubectl get rs किया मैंने। सो रेप्लिका सेट क्या करता है, रेप्लिका सेट के अंदर हम कुछ स्टेट्स डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर उस पॉड के कितने मेरे को चाहिए, 3 काउंट चाहिए हर समय, एट ए टाइम, एवरी टाइम आई नीड एटलीस्ट 3 रनिंग इंस्टांस। और जिसने 3 मैंने क्यूबरनेटिस को बोला कि भाई 3 तुझे मेंटेन करने हैं, और वो उसने क्यूबरनेटिस ने मेरे कहे अनुसार कितने मेंटेन कर रहा है, वो 3। मतलब करंट उसने इतने अचीव कर लिया, आपने बोला इतना और उसने अचीव कितने कर लिए, इतने कर लिए। आपने 3 की बोला था और क्यूबरनेटिस ने अपना बेस्ट एफर्ट लगाए 3 को अचीव करने के लिए। ठीक है ना। तो क्यूबरनेटिस जो आप डिफाइन करोगे, क्यूबरनेटिस उसको बेस्ट ट्राई करेगा कि यार जितना बोला गया है मैं उसको उतना अचीव कर लूं। सो यहां पर आप देखिए 3 है। अब इसका आपको प्रैक्टिकली चेक करना है कि नॉर्मल वर्कलोड जो आप जिसकी बात कर रहे थे पॉड की, पॉड डिस्ट्रॉय होने पर पॉड ऑटो हील नहीं होता है। तो यहां पर मैं किसी पॉड को अगर डिस्ट्रॉय करूंगा, चूंकि ये रेप्लिका सेट है तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहां पर आप देखना kubectl get kubectl डिलीट पॉड, और मैं किसी एक पॉड को डिलीट करूं, ये मेरा पॉड का नाम है, इसको कॉपी किया, इंटर किया, ये मेरा पॉड डिलीट हुआ, और उसके बाद तुरंत गेट आरएस किया और गेट पॉड किया। देखो 6 सेकंड बाद फिर से नया बन गया, एक 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 डिस्ट्रॉय हुआ, एक वापस आ गया। तो हमेशा वो मेंटेन कर रहा है कितनी स्टेट्स, 3 मेंटेन कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि भाई रेप्लिका सेट में आप अपने एप्लीकेशंस के इंस्टांस को अप एंड रनिंग रख पाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे kubectl get rs किया मैंने, मेरे पास रेप्लिका सेट्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अब देखना kubectl get deploy अगर मैं करूं, मैंने अभी तक कितने डिप्लॉयमेंट कर रखे हैं, मैंने एक भी डिप्लॉयमेंट नहीं कर रखा है। तो अब हमारे पास पॉड से बेटर हमारे पास क्या वर्कलोड अवेलेबल है, रेप्लिका सेट, जिसको हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं मगर नहीं करना चाहिए। उससे भी बेटर हमारे पास क्या अवेलेबल है, डिप्लॉयमेंट से। तो अब इस पॉड और रेप्लिका सेट को मैं रेड में लिख देता हूं, ताकि आपको जहां पे भी रेड नजर आ जाए वो अपने को प्रोफेशनली कभी यूज नहीं करना है, अपने को ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना है, डिप्लॉयमेंट। ठीक है ना। अब इसके डिप्लॉयमेंट के फायदे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सो डिप्लॉयमेंट के अंदर आप पॉड को मैनेज कर रहे हो, ऑटो हील कर रहे हो। अब भाई ऑटो हील तो कौन कर रहा है, रेप्लिका सेट भी कर रहा है, मगर डिप्लॉयमेंट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को स्केल अप कर सकते हो और अपडेट्स, रोलिंग अपडेट्स भी कर सकते हो। यहां पर आप देखना, अगर आप डिप्लॉयमेंट यूज करोगे तो इंटरनली आप क्या मैनेज कर रहे हो, रेप्लिका सेट बना रहे हो। अभी आपके सामने मैं इस रेप्लिका सेट को डिलीट कर रहा हूं और आपके सामने मैं क्या बनाऊंगा, सिर्फ डिप्लॉयमेंट बनाऊंगा और उस डिप्लॉयमेंट को मैं रन करूंगा। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि डिप्लॉयमेंट को रन करने से इंटरनली बन क्या जाएगा, ऑटोमेटिकली रेप्लिका सेट बन जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए यहां से kubectl डिलीट rs और अपने रेप्लिका सेट का नाम, सो माय रेप्लिका सेट 1, ये मेरा रेप्लिका सेट बंद हो, डिलीट हो गया। सो गेट rs किया मैंने, एक भी रेप्लिका सेट नहीं है। जब रेप्लिका सेट ही नहीं रहा तो पॉड्स भी साथ साथ चले जाएंगे। kubectl गेट पॉड किया, पॉड भी नहीं रहे,
अब मैं बनाना चाहता हूं क्या, मैं एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट बनाना चाहता हूं ताकि मेरी एप्लीकेशन हमेशा अप एंड रनिंग रहे, ताकि मेरी एप्लीकेशन हमेशा पॉड अगर मेरा क्रैश हो जाए, ऑटो हील हो जाए, मैं अपनी उन पॉड को स्केल कर सकूं डिपेंडिंग अपॉन द पीक ट्रैफिक, कि मेरे पास कितना ट्रैफिक आ रहा है उस हिसाब से ऑटोमेटिकली वो स्केल अप हो जाए, रोलिंग अपडेट्स और ये सारी चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे ls और हमारी किसकी फाइल की, डिप्लॉयमेंट नाम की फाइल की। सो मैंने एक डिप्लॉय डॉट यामल नाम की फाइल बना रखी है, हम क्रिएट किया मैंने विम डिप्लॉय डॉट यामल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसकी, एपीआई वर्जन, एपीआई वर्जन कॉलन ऐप स्लैश v1। अब भाई ये मेरे को कैसे मालूम, क्योंकि मेरे को पता है kubectl एपीआई रिसोर्सेज चलाओगे तो वहां पर वर्जन वाले कॉलम में यही आ रहा है, तो वही लिखना है अपने को, मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर आएगा काइंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, सेव किया। डिप्लॉयमेंट है कि डिप्लॉयमेंट से वो आप चेक कर लो, kubectl एपीआई एपीआई डैश रिसोर्सेज, तो आपको पता चल जाएगा भी कि हमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। तो आप यहां पर देखना डिप्लॉयमेंट्स, सो ये रहा पॉड ए, ये रहा, दिख गया। तो डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, ठीक है, ऐप स्लैश v1, ठीक है। तो सारी चीजें यहां से देख के अपने को अपने यामल फाइल को प्रॉपरली बनाना है। सो यहां से मैंने डिप्लॉय डॉट यामल किया, डिप्लॉयमेंट किया। अब आए, अब अगला टॉप लेवल एलिमेंट कौन सा है भाई, मेटा डेटा, मेटा डेटा। अगला टॉप एलिमेंट स्पेक है, मेटा डेटा में नेम देना है, तो नेम तो दे दो माय डिप्लॉय नंबर 1, कुछ भी नाम दे दो भाई, माय पॉड 1, माय rs 1, माय डिप्लॉय 1। सो आपने अपने इस रिसोर्स को ये नाम दे दिया। ये जो भी रिसोर्स आप बनाने जा रहे हो, ये जो भी क्यूबरनेटिस का ऑब्जेक्ट आप बनाने जा रहे हो, क्यूबरनेटिस के अंदर हर चीज एक ऑब्जेक्ट कहलाती है, और जब आप बनाते हो ऑब्जेक्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट को नाम देना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग सम मेटा डेटा हियर। सो माय डिप्लॉय 1, अब स्पेक पे गए, ठीक है। अब मैं यहां से कैट कर लेता हूं डिप्लॉय, यहां पर गए। अब मैं जीपीटी को बोलता हूं कि भाई मेरे लिए क्या प्रिपेयर कर दो तुम, एक डिप्लॉयमेंट प्रिपेयर कर दो। सो यहां पर हम गए, सो क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट फॉर httpd कॉलन लेटेस्ट विथ 4 काउंट, कि भाई डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट वाली फाइल के अंदर भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। डिप्लॉयमेंट भी क्या मेंटेन करता है, नंबर ऑफ रेप्लिकास, जैसे रेप्लिका सेट क्या करता है, नंबर ऑफ रेप्लिकास करता है, बस उसी का रेप्लिका सेट का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो जो चीज रेप्लिका सेट में मिल रही थी वो के वही आपको इधर भी मिलेगी, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर मैं डिप्लॉयमेंट, मैंने उसको बोला कि भाई ये है, तो देखो वो के वही, सब कुछ वो के वही है। जो आपकी फाइल थी, काई की फाइल थी आपकी, रेप्लिका सेट वाली जो फाइल थी, रेप्लिका सेट वाली जो आपकी फाइल थी, उसके अंदर आपने जो जो लिख रखा था रेप्लिकास, वो के वही आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है, डिप्लॉयमेंट के अंदर भी अवेलेबल है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो सर जब कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो क्या रेप्लिका वाली फाइल का मैं कॉपी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, इस डिप्लॉय नाम की फाइल को डिलीट कर दिया मैंने, आपके सामने इस डिप्लॉय वाली फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कैट किया rs.yaml, ठीक है। तो रेप्लिका सेट वाली यामल फाइल का ही मैं डुप्लीकेट कर लूं भाई, डुप्लीकेट के लिए कमांड बताओ फटाफट। लाइनेक्स की कौन सी कमांड है जिससे मैं फाइल का डुप्लीकेट कर सकता हूं भाई, cp कॉपी सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन, समझ में आया भाई, ये लाइनेक्स फंडामेंटल्स, समझ में आया। किसी फाइल का डुप्लीकेट करना है तो भाई कौन सी कमांड यूज करोगे, लाइनेक्स की cp, cp मतलब कॉपी, कॉपी स्पेस
सोर्स स्पेस डेस्टिनेशन। तो भाई सोर्स तो क्या है, किसकी कॉपी करनी है आपको, आरएस की, रेप्लिका सेट डॉट यामल की कॉपी करनी है, और किधर पेस्ट करनी है आपको, डिप्लॉय डॉट यामल में। तो दोनों के कंटेंट अपने को सेम मिलेंगे। सो यहाँ पर मैं विम पे गया, डिप्लॉय डॉट यामल, तो रेप्लिका सेट डॉट यामल है, उसमें सिर्फ आपको क्या चेंज करना है बताइए, समझ में आ गया होगा। वी नीड टू चेंज ओनली काइंड, काइंड चेंज करना है ना अपने को सिर्फ। सो डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, और माय आर एस वन की जगह इसको बोल दिया मैंने माय डिप्लॉय, माय डिप्लॉय नंबर वन। बाकी कुछ भी चेंज होगा क्या, तो याद रखना रेप्लिका सेट की यामल और डिप्लॉयमेंट की यामल एग्जैक्टली सेम होगी, सिर्फ फर्क कहां पर आ जाएगा, आपके काइंड में, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, बस वो चेंज करना। एपीआई वर्जन भी दोनों में सेम है, तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर मैंने किया, ठीक है। अब यहां पर आप देखना क्यूब सीटीएल गेट पॉड, एक भी पॉड है क्या, एक भी रेप्लिका सेट है क्या, एक भी डिप्लॉयमेंट अभी है क्या, नहीं है। चलो अब डिप्लॉय डॉट यामल फाइल को रन करते हैं। क्यूब सीटीएल अप्लाई डैश एफ डिप्लॉय डॉट यामल हो गई। अब सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, पॉड्स, क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स किया मैंने, देखो आ गया रनिंग। रेप्लिका सेट में भी 3 काउंट आ रहे थे। अब यहां पर देखना क्यूब सीटीएल गेट आरएस, क्या मैंने मैनुअल रेप्लिका सेट अभी बनाया क्या, नहीं बनाया, मैंने तो क्या बनाया, डिप्लॉयमेंट बनाया। अब आपको जान के अच्छा लगा होगा कि सर जब भी हम डिप्लॉयमेंट बनाते हैं इंटरनली ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, एक रेप्लिका सेट। सो व्हाट इज डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट इज अ क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट विच मैनेजेस अ रेप्लिका सेट, ठीक है ना। तो डिप्लॉयमेंट्स क्या है, डिप्लॉयमेंट्स बेसिकली रेप्लिका सेट को मैनेज करता है। तो जब भी आप डिप्लॉयमेंट बनाओगे आपको ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या बन जाएगा, एक रेप्लिका सेट बन जाएगा। क्योंकि दो चीज बताई मैंने, जो आपकी रेप्लिका सेट की यामल फाइल है उसी का आपने कॉपी कर लिया, तो सिर्फ क्या चेंज कर दिया, काइंड चेंज कर दिया। और आपने डिप्लॉयमेंट जैसे ही रन किया ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या बन गया आपके लिए, ये 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 बन गया ना रेप्लिका सेट। देखो कमांड क्या लिख रखी है मैंने, क्यूब सीटीएल गेट आरएस कर रखी है, जबकि मैंने तो रेप्लिका सेट बनाया ही नहीं, मैंने तो बनाया क्या, मैंने डिप्लॉयमेंट बनाया, डिप्लॉयमेंट को रन किया, डिप्लॉयमेंट को रन करने से मेरा इंटरनली रेप्लिका सेट आ गया। तो यहां पर मैंने पीपीटी के अंदर मेंशन कर रखा है इंटरनली क्रिएट्स, जब भी आप डिप्लॉयमेंट बनाते हो वो इंटरनली क्या बना देता है आपके लिए, एक रेप्लिका सेट बनाता है। और रेप्लिका सेट क्या करता है, इंटरनली पॉड्स के काउंट को मेंटेन रखता है। जितना काउंट आप डिफाइन करोगे यामल के अंदर, क्यूबरनेटिस कोशिश करेगा कि जितना आपने डिफाइन कर रखा उतना उसको मेंटेन रखेगा। आपने 3 बोल रखा है तो वो 3 उसके इंस्टांस मेंटेन रखेगा, आपने 30 बोल रखा है तो 30 मेंटेन करेगा, आपने 300 बोल रखा है तो 300 मेंटेन करेगा। बस वो आपके सर्वर की कैपेसिटी पे निर्भर करता है। अपना तो छोटा मोटा लेवल का सर्वर है, मगर कंपनीज में जाओगे आपको हेवी सर्वर मिलेगी, वहां पर आप 300 पॉड्स को भी मेंटेन करोगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना पावरफुल सर्वर आपको मिलेंगे आगे चल के। समझ में आ रहा है ना, तो हम हर चीज को छोटे छोटे लेवल पे समझ रहे हैं। सो मैंने अपना ये डिप्लॉयमेंट्स बनाया, और डिप्लॉयमेंट्स को क्या कमांड के थ्रू बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या डिप्लॉयमेंट को, क्या डिप्लॉयमेंट को हम यामल के थ्रू बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी है, मेरे पास ये डिप्लॉयमेंट है, यहां पर मैंने गेट डिप्लॉय किया, तो ये मुझे डिप्लॉयमेंट बता रहा है कि हाँ आपके पास 3 डिप्लॉयमेंट, आपने एक डिप्लॉयमेंट किया जिसके अंदर कोई पॉड होगा, और उस पॉड के आपने 3 डिफाइन किए, और क्यूबरनेटिस ने वो 3 में से कितने अचीव कर लिए, 3 अचीव किए, जितना बोला था उसने उतने अचीव कर लिए। अब मैं आपको बोलूं कि भाई ये पॉड तो चल ही रहा है, अब चलते हुए पॉड में आपको उसको स्केल अप करना है, कि भाई 3 की जगह मेरे को 6 चाहिए, और तो अब क्या करेंगे, तो हम उसको अपने स्केल अप करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू स्केल अप दिस डिप्लॉयमेंट टू 6 काउंट। So I want to scale up number of pods to 6, ठीक है ना। मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरा जो पर्टिकुलर अभी 3 आ रहे हैं, मेरे को 3 की बजाय 6 करना है। तो क्यूब सीटीएल में कमांड होती है स्केल कमांड,
kubectl स्केल, डिप्लॉयमेंट का नाम और नंबर ऑफ रेप्लिकास, ठीक है। So how you can scale a particular deployment? So there is a command kubectl scale deployment, then the name of the deployment and how many number of replicas you want. अब स्केल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बढ़ाना, अगर आपके पास 6 है और 6 से 3 करने हैं तो भी अपने को कमांड चलानी पड़ेगी स्केल। तो स्केल कमांड से बढ़ भी सकता है नंबर ऑफ पॉट्स और घट भी सकते हैं। तो पहले तो बढ़ा के देख लेते हैं। तो कमांड है kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, लंबा चौड़ा लिखो या शॉर्ट लिखो, एक ही बात है। हर कमांड के दो फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्मेट भी है, शॉर्ट फॉर्मेट। kubectl स्केल डिप्लॉय और डिप्लॉयमेंट का नाम, तो मेरे डिप्लॉयमेंट का नाम है माई डिप्लॉयमेंट 1। अब आपको इसके काउंट अभी कितने, 3 है, 3 से आपको करने 6, तो डैश डैश रेप्लिकास इक्वल्स टू 6, यही कमांड है, चेक कर लेते हैं। डैश डैश रेप्लिकास इक्वल्स टू 6, तो देखते हैं यहां पर ये हो गया। अब kubectl गेट डिप्लॉय किया, 6 हो गए। 6 बोले थे और 6 उसने क्यूबरनेटिस ने अचीव भी कर लिए। अब kubectl पॉड चेक करो, गेट पॉड, चारों रनिंग है, जिसमें से 3 उसने अभी 14 सेकंड पहले बनाए, क्योंकि आपने बीच में स्केल अप किया, और कुछ चल रहे हैं 4 मिनट पहले, 3 चल रहे हैं 4 मिनट पहले से चल रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना। तो आप kubectl स्केल कमांड से कभी भी चलते हुए क्लस्टर में किसी भी डिप्लॉयमेंट के नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, ठीक है। और ये यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने बोल दिया कि नहीं यार मेरे को तो 2 ही चाहिए, तो रेप्लिकास मैंने 2 कर दिया। अभी कितने चल रहे हैं, नंबर ऑफ पॉट्स कितने चल रहे हैं, 6। क्या मैं स्केल डाउन कर सकता हूं? क्या डिप्लॉयमेंट में आपके पास अगर कोई नंबर ऑफ पॉट्स है पर्टिकुलर एक्स काउंट के और मुझे उसको बढ़ाना है घटाना है तो मैं कर सकता हूं। ये हो गया kubectl गेट पॉट। देखो क्या हुआ, मैंने उसको 2 किया, बाकी बीच में क्या होने लग गए, टर्मिनेट होने लग गए। और आप इसको चलते हुए में देखने के लिए वेट लगा सकते हो, W, W मतलब वेट, आ गया। तो कुछ कुछ पॉट्स को उसने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, कब, जब आप उसको स्केल डाउन करोगे, ठीक है ना। तो ये कुछ बताने वाली बातें थी, तो स्केल वाली कमांड से हमने ये चीज देखी। और यहां पर इसका डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, कि भाई रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट काम एक ही कर रहे हैं, मगर हमारे पास डिप्लॉयमेंट ज्यादा प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है। पर्पस क्या है, रेप्लिका सेट का पर्पस क्या है, पॉड्स के काउंट को मेंटेन करना। डिप्लॉयमेंट का काम है पॉड्स के काउंट को मेंटेन करना, साथ साथ में उसकी लाइफ साइकिल को भी मेंटेन करना। यहां पर अपडेट्स और रोल बैक, ये फीचर आपके पास सिर्फ किस में अवेलेबल होते हैं, डिप्लॉयमेंट में अवेलेबल होते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए अगर मान लो आपका कोई ऐसा कंटेनर आया जो गलत कोड का चढ़ के लॉन्च हो गया प्रोडक्शन पे, तो आप इंस्टेंट अगर आपको अंडू करना है तो रेप्लिका सेट से पॉसिबल है कि डिप्लॉयमेंट से पॉसिबल है। डिप्लॉयमेंट से मान लो कोई नया वर्जन आपने चढ़ा दिया और नया वर्जन चढ़ते ही एप्लीकेशन आपकी जो चल रही थी वो भी काम करना बंद हो गई, नए कोड में कुछ बग आ गया, तो वापस से आपको अंडू करना है, रोल बैक करना है, तो भाई वो अगर आपने अपना पॉड रेप्लिका सेट से कर रखा है तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रोडक्शन के हिसाब से ज्यादा आपको क्या यूज करना चाहिए, डिप्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें रोलिंग अपडेट्स वाली फैसिलिटी होती है, कि कभी कुछ आप जो भी नए पॉड आप प्रोविजन कर रहे हो उसके सोर्स कोड में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप प्रीवियस पे भी फॉल बैक कर सकते हैं। इट मैनेजेस पॉड, replica set manages only pod whereas deployment manage replica sets along with the pod. So deployment किसको मैनेज कर रहा है, replica sets को मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पर ये भी बोला है कि भाई replica set को रेयरली यूज करते हैं, मतलब लाइफ में मैंने अभी replica set डॉट यामल नाम की फाइल बना दी, मगर आपको जीवन में कभी नहीं बनाना है। आपको तो मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने बना के बता दी, मगर आपको मैक्सिमम जब भी आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे, आपको क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे आपको लानी है अपनी एप्लीकेशन को, तो ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ क्या यूज करना है, यू ओनली हैव टू यूज डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। और भी देखते हैं कॉन्सेप्ट यहां पर, पॉड
पॉड का काम क्या है? कंटेनर को चलाना। रेप्लिका सेट का काम क्या है? पॉड के काउंट को मैनेज करना। डिप्लॉयमेंट का काम है अपने एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल को मेंटेन करना, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारी बातें थी। और अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आज आपको अपना GoDaddy पे जाके अपना डोमेन बाय करना है। सो GoDaddy अकाउंट पर आप गए, GoDaddy अकाउंट पर आप गए, आपने अपने नाम से कोई भी सर्च किया, जैसे मैंने अपने नाम से सर्च कर रहा हूँ anildollar.xyz। मैंने अपना डोमेन बाय किया, 99 रुपीज आ रहे हैं। मैं जाऊंगा मेक इट योर्स, और GoDaddy पर आपको ये बाय करना है, क्योंकि आने वाले लेक्चर सब हम अब लाइव डोमेन पर करने वाले हैं। हम आने वाले सारे लेक्चर्स हम इंग्रेस के थ्रू करने वाले हैं, क्योंकि डोमेन से जो भी ट्रैफिक क्लस्टर के अंदर आएगा वो किसके थ्रू आएगा? हमारे पास इंग्रेस और सर्विस की मदद से आएगा। तो हमारे पास एक रियल डोमेन होगा, https://anildollar.xyz। ये हमारे पास ट्रैफिक से जो भी हिट करेंगे, तो हमारे क्यूबरनेटिस क्लस्टर में सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा जो इंटरेक्ट करता है? इंग्रेस करेगा, उस ट्रैफिक को लेगा और अप्रोप्रिएट पॉड तक हमारे ट्रैफिक को रूट करेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक रियल डोमेन। तो रियल डोमेन मुझे 99 रुपए का मिल रहा है। अब आप देख लेना आपके डोमेन आप कितने में बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लेना। मैं यूपीआई ले लेता हूँ, यूपीआई, और मैं अपना यूपीआई चेक कर लेता हूँ। मैं अपना यूपीआई चेक कर लेता हूँ। रिव्यू ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, 138 रुपीज का मेरा पेमेंट है। ठीक है, तो ये डोमेन anildollar.xyz वाला डोमेन, ये मैं कितने में बाय कर रहा हूँ? अभी 138 रुपए में। क्या सीखने के लिए हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कंप्लीट परचेस पर मैं गया, शायद मुझे क्यूआर व्यूआर कोड मिल जाए तो मैं इसको पे करके ये डोमेन आपके सामने इसका हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ दिक्कत आ रही है अभी मेरे इसमें, बाकी वो पेमेंट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। तो कैसे भी करके आपको एक डोमेन बाय करना है, जिससे कि कल का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हम अचीव कर सके।